क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सबसे पहले ये समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण होती क्या है। तो एक बात समझो जरा, पढ़ा होगा आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात पॉलिनोमियल पढ़े हैं, तो बिल्कुल वही द्विघात समीकरण होती है। समीकरण में क्या होता है? बस इक्वल का निशान और आता है, बराबर और आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 हो, है ना, ऐसे होती है कुछ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। अगर मैं इसको किसी का इक्वल कर दूं या जीरो के इक्वल कर दूं, किसी का भी इक्वल कर दूं, तो ये क्या हो जाती है? तो ये आपकी एक इक्वेशन हो जाती है। और इक्वेशन हो गई तो किस टाइप की इक्वेशन हुई? तो क्वाड्रेटिक हुई। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 मतलब सबसे बड़े वाली पावर 2 हो। तो ये आपकी सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है ना, तो इसको क्या कहेंगे आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो पहला जो क्वेश्चन है ना इसका, उसमें यही हमसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें यही चेक करके दिखाने हैं। तो जो सीधी सी बात है, जिसकी डिग्री 2 होगी वो द्विघात समीकरण है, जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा या 2 से कम हुई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहला लिखता हूं इसका, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। याद रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की, वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? x² के साथ a, x के साथ b और c के बिना x वाला, और बराबर 0 होती है। कहने का मतलब ये कि जो नॉन वेरिएबल टर्म है, जो बिना चर वाला पद है ना, वो उधर नहीं इधर रहेगा। याद रहे, कुल मिलाकर उधर सिर्फ 0 छोड़ना है हमको, ठीक, और कुछ नहीं छोड़ना। एक बात देखो जरा, कैसे सोल्व होगा? तो सोल्व तो करना आता है, होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 गुना x 2x, a प्लस b का होल स्क्वायर। अंदर गुना करेंगे 2x माइनस 6। हमें सब कुछ इधर लेके आना है। ये x² था, ये 1, ये 2x इधर था ही, इधर आएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो इज इक्वल टू 0 रखना है। उसके बाद जरा देखो, ये तो x² है, ये प्लस 2x और माइनस 2x कट गए, क्या बचा मेरा? x² प्लस 7 बराबर 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी ही है। यहाँ पर x वाला 0 है, समझ लो ये 0x है, x वाली टर्म नहीं है। लेकिन कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? कि x की घात 2 होनी चाहिए। तो x की जो घात है वो 2 है, जो डिग्री है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है। ऐसे जितने भी इसमें दिए हुए ना, सभी पार्ट को आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके फिर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप लिखेंगे कैसे इसको? कि लिखेंगे सिंस दिस इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म का है ये? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका लिख देंगे, चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। सिंपल है, जितने भी इसके पार्ट है सभी को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमें ये देखना है कि वो द्विघात समीकरण आती है नहीं। उसका तरीका यही है कि उसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 2 हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। याद रखना, इस फॉर्म में ही होनी चाहिए। देखो याद रहे, ये x वाला 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। इसमें इस केस में याद रखना, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर ये 0 हो गया तो एक बात बताओ, क्या इसकी डिग्री 2 बचेगी? ये तो 0 हो जाएगा ना, तो इसकी डिग्री 1 होगी, तो वो द्विघात नहीं हो पाएगा। तो याद रहे, इन दोनों में से कोई सा एक टर्म अगर 0 हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला 0 नहीं हो सकता अगर द्विघात समीकरण है वो। तब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी ऐसे ही है, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू में 3 माइनस x। अब देखो जरा क्या होगा, ये तो सोल्व होगा नहीं, ये तो ऐसे कैसा लिखा जाएगा? -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस का 2x, देखो प्लस 2x होगा ना ये। अब ये इधर लाएंगे तो x² माइनस 2x है ही, प्लस का 6 और माइनस का 2x। देखो -2x और -2x, पहले तो x² लिखो, -2x और -2x माइनस का 4x प्लस 6,
तो फिर ये उसी टर्म में है, उसी रूप में है ना, तो आप लिख देंगे कि सिंस दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी कोई भी पार्ट इसका सोल्व करना है, कोई सोल्व करना है, गुणा भाग गुणा करने आपको आती है, इधर लाना आपको आता है, काट पीट के देखना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका कोई भी पार्ट इजी है, एक आधा और कर देता हूं मैं, जैसे ये वाला करता हूं, इसका लास्ट पार्ट, 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की क्यूब। अब देखो यहाँ पर ना डायरेक्ट हमें क्यूब दिख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर इसमें क्यूब लगा है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्या पता इसको हम सोल्व करें तो क्यूब वाली जो टर्म है वो कट जाए, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अभी बेशक यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, इसकी घात अभी 3 है, लेकिन पहले इसको सोल्व तो करें। तो देखो ये तो सोल्व नहीं होगा, तो ऐसे कैसा लिखा जाएगा, इसको तो सोल्व करेंगे नहीं, ये कैसे सोल्व हो पाएगा, सब अलग अलग टर्म है, सब अलग अलग पद है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले ए का क्यूब करते हैं, फिर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, फिर गुणा करते हैं ना 3 की इसका स्क्वायर करके, तो यही तो होता है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूं, माइनस है ना, माइनस वाले में माइनस होता है, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो लगता है। तो माइनस में 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और 3 गुना x स्क्वायर और 2, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, प्लस में 3 गुना करेंगे, इससे ये ऐसे कैसे इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 चौक 12x हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब हमारा काम है सबको इधर ले आना, सबको इधर ले आओ, एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तो था ही इधर, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स की क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्यूब से क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, तो क्या बचा, प्लस का 2x स्क्वायर बच गया। ऐसे ही माइनस x और माइनस का 12x, तो माइनस का 13x बच गया, प्लस का 1 और प्लस का 8, तो प्लस का 9 बच गया आपका। तो क्या आया, ये बराबर 0। तो क्या है, इस फॉर्म में नहीं है, तो आप लिख देंगे यस दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसलिए दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस ऐसे सभी को सोल्व करना है, सोल्व करके फिर आपको देखना है कि इस फॉर्म में है या नहीं। x की घात 2 हो तो वो है, अगर x की घात 3 सोल्व करने के बाद भी, जैसे इसको सोल्व करने के बाद x की घात 3 x की घात 3 कट गई, लेकिन अगर ये नहीं करती x क्यूब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिग्री थी वो 3 हो जाती, 2 नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इसमें कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, देखो लिखा है इसमें कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब निम्न को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। मतलब हमें सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब देखो कैसे, पहले लिखा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 स्क्वायर मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है ना वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालने की जरूरत है। देखो निकालना नहीं है, इसने फाइंड नहीं बोला है क्योंकि हमें सोल्व तो करना ही नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई जो है मीटर में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, उसके लिए आपको द्विघात समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे लंबाई चौड़ाई में से एक कोई सी, तो देखो कौन सी मानते हैं, जो छोटी होती है वो मानते हैं। देखो ये 2 चर में नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि देखो लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, तो जो 2 चीजें हमको दी होती है उनमें हमेशा रिलेशन होगा कि ये उससे इतनी ज्यादा है या उससे इतनी दुगनी है या तिगुनी है, या ऐसे दिया होता है कि उन दोनों का सम इतना है, ताकि मैं दूसरी उसी टर्म में निकाल सकूं। जैसे अगर मैंने x मानी तो दूसरी जो वैल्यू है वो भी x में ही आए, y में ना माननी पड़े। इसीलिए क्या लिखेंगे पहले हम, इन ए रेक्टेंगुलर, पहले लिखना पड़ता है ना, इन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार भूखंड में, आयताकार भूखंड में आप पहले मानेंगे लंबाई, लेट लेंथ, माना लंबाई, तो लंबाई सॉरी लंबाई नहीं, पहले चौड़ाई मानेंगे ना, पहले छोटी मानते हैं। लेट ब्रेड्थ, माना
चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई सिंपल मान ली मैंने x मीटर, ठीक। अब बात करते हैं लेंथ की। देखो लेंथ मानेंगे नहीं इस केस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दूसरी चीज ऑटोमेटिक आती है जो दिया होता है क्वेश्चन उसके अंदर रिलेशन से, तो सीधे लिखेंगे चौड़ाई, क्योंकि ये मान नहीं रहे, मानते तो कोई और वेरिएबल होता। चौड़ाई क्या दी हुई है हमें, तो चौड़ाई दी है हमें, अरे लेंथ माना लंबाई, चौड़ाई तो x मान ली, लंबाई क्या दी हुई है, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना, मोर देन वन, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका दुगना होता है 2x, एक ज्यादा मतलब 2x जमा 1 मीटर, यही तो होता है, दुगने से एक ज्यादा। अच्छा अब क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे, एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 528 स्क्वायर मीटर, क्षेत्रफल दिया है 528 स्क्वायर मीटर। कैसे निकलता है क्षेत्रफल, लेंथ गुना ब्रेड्थ, इसका मतलब कि 2x प्लस 1 की गुना हो जाएगी x से, तो ये होगा 528 के बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x की 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x की 1 से गुणा करेंगे x, ऐसी होती है ना गुणा, अंदर गुणा होती है बारी बारी, और ये इधर आके माइनस का 528 बराबर 0, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ऐसे ही द्विघात समीकरण बना के बस छोड़ देना है, इसको सोल्व नहीं करना है, सोल्व भी करते हैं, इसको हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे सोल्व कैसे करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कह रहा है, सोल्व नहीं करनी है। सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, दो लगातार इंटीजर है, उनका क्या है प्रोडक्ट 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो इंटीजर्स निकालने हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो दो क्रमागत पूर्णांक जब होते हैं, जब दो लगातार पूर्णांक होते हैं तो क्या होता है, अगर एक x है अगला क्या होता है x प्लस 1 होता है ना, अगर एक 3 अगला क्या होगा 3 जमा 1 4, तो हमेशा अगला जो होता है पूर्णांक को क्या होता है एक जोड़ के आता है, तो बस वैसे ही मान लेंगे हम इसको, क्या दोनों पूर्णांक मानते हैं पहले, ठीक। तो आप ऐसे लिखोगे मानोगे, सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, लेट दी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लेट दी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब माना दो क्रमागत पूर्णांक, तो क्या होंगे माना दो क्रमागत पूर्णांक, तो सिंपल एक x होगा दूसरा x प्लस 1, दो इंटीजर ऐसे मानेंगे, एक x तो अगला x प्लस 1, देखो पॉजिटिव है तो x प्लस 1 होगा अगला। अब देखिए जरा, उसके बाद क्या है, सीधा मुझे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में सीधा सीधा कह रहा है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 306 है, दोनों की गुणा करने पर 306 आ रहा है, तो दोनों ही गुणा कर दो, x की गुणा कर देंगे x प्लस 1 से, क्या आएगा 306। अब इसको सोल्व करो, अंदर गुणा करेंगे x की x से करेंगे x स्क्वायर, x गुना 1 x, और ये 306 इधर है ही, इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0, बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमें बनानी थी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जरा देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की जो माता जी हैं, रोहन की जो माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है ना 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद विल बी 360, वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज निकालनी है। वही बोला है कि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो सिंपल मान लेंगे रोहन की एज। देखो निकालना हमें कुछ भी हो, रोहन की एज है रोहन की मां की एज, कुल मिला के एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको समीकरण बनानी पड़ेगी, तो वही हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक। सबसे पहले आप मानते हैं रोहन की मानेंगे या रोहन की मां की मानेंगे एज, तो छोटा तो रोहन होगा तो रोहन की एज मानेंगे। लेट दी, थर्ड पार्ट करते हैं, let the present age of रोहन, मतलब माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या है रोहन की वर्तमान आयु, तो मान लिया मैंने रोहन की वर्तमान आयु है x ईयर्स, मतलब x वर्ष, ये मान लिया मैंने रोहन की वर्तमान आयु। इसके बाद हमें किसकी माननी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर,
मानते हैं उनकी माता जी की आयु, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, लेट नहीं होगा ये तो दिया हुआ है ना उसका 3 गुना, सॉरी 26 साल बड़ी है, तो रोहन की माता की या माँ की वर्तमान आयु, तो उनकी माँ कितनी बड़ी है उनसे, तो 26 साल बड़ी है, तो एक्स में 26 जुड़ जाएगा, इतने साल हो जाएगी रोहन की माँ की आयु। दोनों की एज हमने लिख दी। हमें क्या दिया है प्रश्न में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है प्रश्नानुसार, हमें ये कह रहा है कि 3 साल बाद जो दोनों की आयु होगी ना उसका योग हो जाएगा 306 360। तो क्या करेंगे, 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, इसकी तो होगी x+3 और माता जी की x+26 में 3 जुड़ जाएगा, यही होगा ना, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, दोनों की एज गुणनफल क्या है 360, यही है ना। तो चलो पहले सही कर दो, x+3 इधर x+26 में 3 जोड़ दो, x+29 हो जाएगा बराबर 360। अब इसको सोल्व करना है, x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या फिर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं x+a इंटू x+b वाला, वो फार्मूला लगा सकते हैं, सिंपल गुणा भी कर सकते हैं, x की x से मल्टीप्लाई होगी x², x की 29 से होगी 29x, 3 किससे होगी 3x, 3 की 29 से होगी तो 3 दिन देखो 30 3 90 87 हो जाएगा बराबर 360। अब अगला काम क्या है, इसको और सोल्व कर दें, तो देखो जरा x³ तो ऐसे का ऐसे 29 और 3 32x, ये आपका 87 इधर था ही, इधर आके ये 360 घट जाएगा बराबर 0, तो x³ नहीं x² प्लस में 32x, 87 में 360 घटाएंगे तो घटा लो आप क्या आएगा, 0 में माइनस का आएगा, पहले तो 0 में 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, 273 बराबर 0, ये आपकी दूसरी समीकरण बन गई। तो ऐसे बस इक्वेशन बनानी है जो हमें दिया है क्वेश्चन में, उस हिसाब से गुणा करके और बन जाएगी द्विघात समीकरण। फोर्थ पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड है उसकी, उससे अगर वो चलती है तो 480 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है, ठीक। एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि इसकी जो स्पीड है, इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अगर मान लो स्पीड 8 किलोमीटर आवर कम होती तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती। हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो सबसे पहली बात तो एक नॉर्मल उसकी स्पीड होगी ना जो हमें निकालनी है, जो हमें ज्ञात करनी है, वो भी तो वही तो मानते हैं, मानते क्या है, जो हमें फाइंड करना हो, फाइंड क्या करनी है रेलगाड़ी की चाल, तो मानोगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो मान लिया x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए हम सीधे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कुछ तो हमें दिया नहीं है, सब कुछ हमें यहां लिखना पड़ेगा नीचे इक्वेशन बनाते वक्त। क्या, पहले एक बात समझो, टाइम वाली बात है कि 3 घंटे ज्यादा टाइम लगते, तो जाहिर सी बात है दोनों टाइम निकालने पड़ेंगे। कौन से दोनों टाइम, एक जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है जो उसकी नॉर्मल चाल है उससे निकालेंगे टाइम, और एक 8 किलोमीटर कम हो उससे टाइम निकालेंगे। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर वो x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, एक समझना, सीधी सी बात छोड़ो, यहां पे लिखो सीधा, पहले लिख ही दो, अगर इतनी स्पीड है तो टाइम कितना लेगी वो, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, मतलब दूरी तय करने में समय कितना लेगी वो, हिंदी में क्या लिखेंगे, दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय। तो एक बात बताओ समय कैसे निकलता है, एकदम सिंपल सी बात है, क्या, कितनी दूरी, ऐसे लिखो ना 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर तो चल रही है वो, तो लिखो 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा, तो सिंपल सी बात है, समय होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो समय लगेगा उसको 480 बटा x, कितने, और इतने ही तो घंटे लगेंगे ना, सिंपल भाई, इतनी स्पीड है उसकी
480 किलोमीटर वो दूरी तय कर रही है, तो उसको समय लगेगा 480 बटा x घंटे, इतने घंटे। अब समझो, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, अगर रेलगाड़ी की चाल इतने घंटे कम हो तो उसको टाइम कितना लगेगा, तब टाइम क्या होगा, तब समय क्या लेगी वो, तो समय तब भी तो वही होगा। देखो दूरी तो सेम है ना, 480 किलोमीटर। अब की बार स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर कम, मतलब x माइनस 8, तो इतने घंटे लगेंगे। यही तो कह रहा है ना वो, कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाए तो पहले x थी, अगर x माइनस 8 हो जाए तो 480 बटा x माइनस 8 घंटे लगेंगे उसको, इतना ही टाइम लगेगा। अब मुझे प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ये कह रहा है कि जो ये स्पीड 8 किलोमीटर जब कम हुई है ना, तो 3 घंटे ज्यादा हो जा रहे हैं। जैसे ये दो टाइम है, एक ये टाइम है और एक ये टाइम है, तो इन दोनों टाइम में क्या कह रहा है, ये वाली स्पीड है ना, ये वाली, ये स्पीड 3 घंटे ज्यादा है। देखो ये 3 घंटे ज्यादा है, तो 3 घंटे ज्यादा तो क्या करेंगे हम, या तो इधर 3 जोड़ दो या इधर 3 घटा दो। तो मैंने इधर 3 घटा दिया, सिंपल सी बात। देखो 3 घंटे ज्यादा कैसे, मान लो ये 9 घंटे है, ये 12 घंटे है, ये 3 घंटे ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वही काम मैंने यहाँ किया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ऊपर कैसे होगा सोल्व, तो पहले ये इधर आ जाएगा 480 बटा एक्स तो है ही, ये इधर आ जाएगा 480 बटा एक्स माइनस 8, बराबर में -3 है, इसका आप एलसीएम लेंगे, x इंटू में x माइनस 8 होगा। कैसे करते हैं सोल्व, उसके बाद पहले x को इससे भाग देंगे, तो x को भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 को 480 से गुणा करेंगे तो 480 गुणा में x माइनस 8 होगा, माइनस कैसे कैसे, x माइनस 8 से इसको भाग देंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, x की गुणा 480 से होगी, तो 480x बराबर में -3 है ही। देखो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 480x माइनस 8 चौथे 64 का 4 80 6 8 चौक 32 6 38 हो गया आपका, और इधर क्या बचा माइनस का 480x, और बटे में क्या बचा, तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में -3 है, इससे ये कट गया। और आगे आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 3 से होगा -3x स्क्वायर प्लस का 24x, प्लस का 24x बचा, और इधर क्या बचा, माइनस गुणा इससे होगी तो माइनस का 3840। अब देखो क्या करो, सबको इधर ले आओ, तो पहले तो ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस का 3840। अब एक बात और समझना, कभी भी x स्क्वायर को माइनस में नहीं रखते हम, तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण जो हमें चाहिए थी।